नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार। अब हम क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक के विषय भूगोल का पहला पाठ सौरमंडल में पृथ्वी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पाठ में हम पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। पूर्णिमा क्या होती है? जब हमको चंद्रमा पूरी तरह दिखाई देता है और उसमें जो है पूरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि कटा हुआ भाग हो, थोड़ा कम हो। जब पूरी तरह गोल एकदम सर्किल के ऐसे एकदम जब पूर्णिमा होगी तो पूरा कंप्लीट जो है गोला दिखाई देगा, उसको पूर्णिमा कहते हैं। ये पूरी तरह से फुल मून दिखे उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और अमावस्या किसे कहते हैं? अमावस्या जो है जब चंद्रमा पूर्णिमा के विपरीत घटना ही अमावस्या होती है। ये दोनों घटनाएं जो है एक महीने में एक बार जरूर होती हैं। पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, अमावस्या में इसके ठीक विपरीत होता है। अमावस्या में क्या होता है? चांद दिखाई ही नहीं पड़ता है। अमावस्या के दिन आकाश में अवलोकन करने में अच्छा रहता है, क्योंकि जो भी चमकती हुई चीजें होती हैं वो सारी दिखाई देती हैं। इसके बाद हम खगोल पिंड जानेंगे। खगोल पिंड के बारे में सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हुई आसमान में प्रतीत होती हैं, उन्हें खगोल पिंड कहते हैं। कुछ खगोल पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं तथा उनमें स्वयं का प्रकाश होता है तथा ऊष्मा होती है। ऐसे ही खगोल पिंड का उदाहरण तारा है। ऐसे ही खगोल पिंड को तारा कहते हैं। तारा जो होते हैं उनमें स्वयं का प्रकाश होता है तथा स्वयं ऊष्मा होती है। ये खगोल पिंड जो है गैसों से बने होते हैं तथा बहुत गर्म होते हैं। इसके बाद हम नक्षत्र मंडल का अध्ययन करेंगे। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? रात में आसमान में देखते समय विभिन्न आकृतियां जो दिखाई पड़ती हैं वो नक्षत्र मंडल ही कहलाती हैं। उसमें विभिन्न तरह के आकार बनते हैं। उदाहरण के रूप में बिग बियर और आर्शा मेजर एक नक्षत्र मंडल का ही उदाहरण है। सप्तऋषि भी एक नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। वो भी नक्षत्र मंडल के ही अंतर्गत आता है। सप्तऋषि में देखेंगे तो 7 तारे होते हैं। 7 तारों में जो ऐसे बने होते हैं, और ये जाएगी लाइन यहाँ। सप्तऋषि के बारे में क्यों बता रहे हैं इतना विस्तार से? 7 तारों का समूह होता है और ये दोनों तारों से जो लाइन आगे जाती है, ये आगे जाती है, तारा मिलता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। सप्तऋषि एक ऐसे शेप होता है जो जैसे जिसका पानी निकालने वाला एक बर्तन होता है, उस शेप की अगर तुलना करेंगे तो आपको थोड़ा सा आकृति समझ में आएगी, जो कि ऐसे बनती है। पहले ऐसे आएगी, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ये जो शेप बनता है, इससे हम क्या होता है ध्रुव तारा का पता लगा लेते हैं। ध्रुव तारा बहुत जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन समय से ही ये दिशा जो है ज्ञात करने का एक काम करता था। प्राचीन समय में ही लोग कोई डिवाइस या कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिसकी वजह से जिससे हम दिशा का पता लगा सकें। उस समय लोग सूर्य या ध्रुव तारा का ही प्रयोग करते थे। दिन में सूर्य होता था, रात में जब कुछ नहीं दिखाई देता था, उस समय लोग ध्रुव तारे के सहारे से दिशा का पता लगा लेते थे, जिससे उन्हें अपना यात्रा या कहीं जाने में आसानी होती थी। ग्रह क्या होते हैं? आप सप्तऋषि भी जान गए, ध्रुव भी जान गए। ये सप्तऋषि ध्रुव तारा जानने का सबसे आसान तरीका होता है। ध्रुव तारे की खासियत और होती है, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है और कभी भी अपना जो है दिशा नहीं बदलता, वो एकदम फिक्स होता है, हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। इसके बाद हम ग्रह जानेंगे। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह वो होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ना ऊष्मा होती, उन्हें जो है तारों की सहायता से ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। इसके बाद हम सौरमंडल की बात करते हैं। सौरमंडल के बारे में बात करेंगे। सौरमंडल का अगर कहेंगे तो सौरमंडल किसे कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है।
सौरमंडल की बात करेंगे तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य और चंद्रमा, सॉरी सूर्य और इसके बाद उसके 8 ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा, क्षुद्रग्रह, इन सबको मिलाकर सौरमंडल बनता है। सौर परिवार बनता है। सौर परिवार में सूर्य का मुखिया होता है, जस्ट लाइक जो है अगर देखेंगे तो हमें बीच में ये सन होता है और इसके ये जो है उसके चारों तरफ ये जो है ग्रह घूमते हैं। सूर्य के चारों ग्रह ये 8 ग्रह घूमते हैं। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य में जो है एक बहुत बड़ा गैसों का पिंड है जो बहुत गर्म होता है और इसके बाद इसी से ही हमको तो प्रकाश और रोशनी मिलती है। सूर्य में ऐसा जो है एक खिंचाव बल पैदा होता है जिससे वो सभी ग्रहों को बांधे रहता है और सभी ग्रह एक अपने अपने फिक्स रास्ते पे रोटेट करते हैं, कहने का मतलब सूर्य का परिक्रमा करते हैं। इस तरह सबका अपना अलग अलग एक रास्ता होता है। कोई भी ग्रह सूर्य का जो है सूर्य जो भी दूरी होती है उसके हिसाब से फिक्स होती है। कभी भी ग्रह आगे पीछे नहीं होते, वे अपने रास्ते में घूमते रहते हैं। जैसे बुध ग्रह है, ग्रह की बात करें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। इसमें सबसे बात करेंगे तो एक ग्रह प्लूटो भी आता था, लेकिन 2006 में उसे जो है वैज्ञानिकों ने ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिए। उसमें उन्होंने पाया कि प्लूटो में ग्रह के लायक जो है करेक्टर नहीं है, इस चीज़ की वजह से प्लूटो को बाहर कर दिए। अब उसे एक दोहरा ग्रह के रूप में सिर्फ कहा जा सकता है, ग्रह नहीं माना जाता है। और ये जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे नज़दीक बुध ग्रह है सूर्य के। बुध ग्रह के बाद अगर पृथ्वी हमारे जो है सूर्य से तीसरा नंबर पड़ता है दूरी के हिसाब से। और इसके बाद जो है अगर ग्रह की बात करें, जितने भी ग्रह हैं जो है वो सब अपने ही रास्ते में रोटेट करके जो है सूर्य का चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह ही मानी जाती है। पृथ्वी तीसरे नंबर की है और शुक्र दूसरे नंबर का है। शुक्र और पृथ्वी इन दोनों को जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि आकार के और आकृति के हिसाब से ये मिलते जुलते हैं, जिसके वजह से इनको जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसके बाद हम पृथ्वी में आते हैं तो पृथ्वी जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी में 2/3 भाग जल से ढकी हुई है पृथ्वी, जिससे कि अंतरिक्ष से ये हमें एकदम नीली प्रतीत होती है, जिसकी वजह से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। दूरी के हिसाब से पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा, दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान है पृथ्वी का। और अगर आकार में ले लें तो ये 5वां सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरे नंबर पे आती है। इसके बाद जो भी ग्रह होते हैं वो एक इलिप्टिकल शेप होता है, दीर्घ वृत्ताकार शेप में ही जो है सारे ग्रह रोटेट करते हैं, घूमते हैं। इसके बाद हम आते हैं चंद्रमा में। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी है और ये अपना चक्कर 27 दिन में लगभग पूरा कर लेता है। इसके बाद ये जो है अगर इसको देखेंगे तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट लगते हैं। इसमें जो है घूर्णन, चंद्रमा में घूर्णन और परिक्रमण एक ही समय में होता है। कहने का मतलब कि उतना ही टाइम लगता है जितना घूर्णन में लगता है और परिक्रमण में लगता है, जिसके वजह से जो है उसमें हमें पृथ्वी में एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से कभी चंद्रमा का दूसरा भाग पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं। एक बात और है इसमें, चंद्रमा में एनसीईआरटी में जो है एनसीईआरटी में 27 दिन जो है लगते हैं, ये चीज़ दिया हुआ है। लेकिन अगर एग्जैक्ट और भी बुक का हम अवलोकन करेंगे तो ये पाएंगे कि लगभग 28 दिन लगते हैं। एग्जैक्ट अगर हम फैक्ट के रूप में देखते हैं तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट लगते हैं। लेकिन हम अगर एनसीईआरटी के बेस पे चलते हैं तो लगभग 27 दिन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। चंद्रमा की और खास बात है, चंद्रमा में जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा चंद्रमा में ना तो वायु पाई जाती है ना तो हवा पाई जाती है।
चंद्रमा आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी के व्यास से तुलना की जाए तो वो सिर्फ 1/4 ही पृथ्वी के व्यास का है चंद्रमा का व्यास। और इसके बाद चंद्रमा के बारे में और देखें तो चंद्रमा में जब पूर्णिमा होती है तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो भी चंद्रमा में पर्वत, पहाड़, गड्ढे वो हैं, वो जब पूर्णिमा होती है तो उस टाइम क्या होता है कि उसमें गड्ढे समझ में आते हैं, कहने का मतलब उसमें छाया दिखाई देती है, जिससे हम समझ सकते हैं देख के। इसके बाद हम आते हैं क्षुद्र ग्रह में। क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं और इसमें जो है एक रिंग टाइप बन जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो ये छोटे छोटे पिंड होते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये जो है विस्फोट के बाद जो है टूटकर अलग हो गए हैं, ग्रहों से टूट के अलग हो गए हैं। और इसके बाद हम आते हैं इसके बाद उल्का पिंड। उल्का पिंड की बात करेंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड की एक और बात है कि उल्का पिंड कभी कभी क्या होता है वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से घर्षण होता है। घर्षण होने की वजह से वो जल उठते हैं। जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश उत्पन्न होने से वो क्या होते हैं, जल के राख हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बड़े उल्का पिंड गिराते हैं उनमें वो पृथ्वी तक आ जाते हैं। जब वो पृथ्वी तक आते हैं तो जहाँ भी गिरते हैं काफी गड्ढा बना देते हैं। इसके बाद हम आकाशगंगा की बात करते हैं। मिल्की वे करोड़ों तारों बादलों तक गैसों की एक प्रणाली है आकाशगंगा। आकाशगंगा प्राचीन समय में आकाशगंगा को भी एक बहती नदी के समान मानते थे, क्योंकि ये जब इसको देखते हैं तो इसमें करोड़ों तारों का जो समूह होता है इतना ज़्यादा प्रकाश होता है, जिसकी वजह से वो एक लंबी नदी के समान प्रतीत होते हैं। और आकाशगंगा में ही सौरमंडल पाया जाता है। आकाशगंगा में ही सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, चंद्रमा, कहने को मतलब सारी चीजें आकाशगंगा में ही आ जाती हैं। हमारा सौरमंडल एक आकाशगंगा का भाग है। आकाशगंगा के बाद हम ब्रह्मांड की बात करेंगे। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब आकाशगंगा ब्रह्मांड के अंतर्गत बहुत आकाशगंगाएं आती हैं। उन आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल पाया जाता है। उस सौरमंडल में ही हमारे जो है सभी ग्रह पाए जाते हैं। और उन सभी ग्रहों में से हमारे ग्रह एक पृथ्वी भी है, जो कि सिर्फ एक अद्भुत और अनोखा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। पृथ्वी के सिवा ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पे जीवन संभव हो। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे ऑक्सीजन जैसी गैसें, जो जीवनदायक गैसें हैं, जिनसे जीवन या जिया जा सकता है, जी सकते हैं, जीने के लिए जरूरी है, कहने का मतलब वो गैसें पाई जाती हैं। और किसी भी ग्रह में ऐसी गैसें नहीं पाई जाती हैं। और रही बात पृथ्वी पे, एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पे गैस के साथ साथ एक सही तापमान पाया जाता है, सही स्थिति पाई जाती है, पानी पाया जाता है। ये सब सारी स्थितियाँ पृथ्वी को अद्भुत ग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि सौरमंडल में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो ऐसा कर ले। ब्रह्मांड के अंतर्गत हम सब हैं। ब्रह्मांड के ही अंतर्गत आकाशगंगा है। ब्रह्मांड के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं सारी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आ जाती हैं। आशा करते हैं आपको हमारा पढ़ाया हुआ चैप्टर अच्छा लगा होगा। अब अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।